हेलो स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है तैयारी आपका? अभी तक इंटरव्यू का डेट नहीं आया है, लॉकडाउन के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन आपको अपना तैयारी जारी रखना है। कंपटीशन बहुत ही अनडिफाइंड है, लेकिन श्योर शॉट है। इतना ज़्यादा सीट है, अगर उसमें नहीं होता है तो बहुत समस्या की बात है। इसलिए आपको अपने पार्ट पे पूरा कोशिश करना है। और आप याद रखें, अकेले आप नहीं बल्कि पूरे लोग लगे होंगे। ये कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है, कंपटीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसलिए आपको अपने पार्ट पर हर हर पत्थर को आपको अनटर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू अनटर्न ऑल स्टोन्स, है कि नहीं? इसलिए बायोडाटा हुआ, चाहे अपना लोकल एड्रेस हुआ, कोई जॉब में उससे संबंधित हुआ, ऑप्शनल से संबंधित हुआ। हमारा तो सब्जेक्ट जो पब्लिक एड है वो आपका आजीविका है। जहां आप जाना चाह रहे हो मैं उसी से ताल्लुकात रखता हूँ। तो सभी विद्यार्थी चाहे पब्लिक एड से ताल्लुकात रखते हैं अथवा नहीं, उनको तो इनसे संबंधित क्वेश्चन का जवाब देना ही पड़ता है। जैसे कोई नहीं, किसी ने रख दिया प्रशासनिक सेवा, तो पूछ देंगे प्रशासनिक सेवा का है रहेगी, बतलाओ प्रशासनिक सेवा में क्या उम्मीद किया जाता है आपसे, भूमिका और कार्य का। पुलिस का भर दिया तो पुलिस की क्या चुनौती है, पुलिस सुधार क्या है, पुलिस अधिनियम क्या है। पंचायती राज बिहार में है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये सब जो टॉपिक है ना पब्लिक अवेयरनेस का, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात रखता है, उससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। समझ रहे हैं? चाहे आप कोई विषय से इंटरव्यू दे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। समझ रहे हैं? तो पब्लिक एड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रहते रहते हैं। जैसे कल मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मैं 2-3 क्वेश्चन बनाया था। वो था ये कि वर्चुअली जो है, जैसे आप समझ लो कि पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने न्यायपालिका, खासतौर पर सर्वोच्च न्यायालय को, समझ रहे ना, उसके निर्णय के विरोध में बहुत सारा अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि न्यायपालिका ढंग से काम नहीं कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय सरकार का पीछे लागू हो गई वगैरह वगैरह। सपोज आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या विगत दिनों जो सर्वोच्च न्यायालय पर जो कार्य व्यवहार के कारण आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो न्यायोचित है? तो आप बतलाओगे नहीं। इसलिए नहीं बतलाओगे क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है और वह एक निश्चित स्थापित सिद्धांत और तरीकों के अनुसार काम करती है। तो वह तौर तरीका जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय काम करती है, कई दफा बहुत सारे व्यक्ति के या लोगों के व्यक्तिगत अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती है, तो लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। लेकिन न्यायपालिका को किसी व्यक्ति के आकांक्षा को पूरा करना उद्देश्य नहीं है, उसे विधि सम्मत व्यवहार करना है। और फिर लोकतंत्र में तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी आप चर्चा कर सकते हो, बहस कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन उसके कार्य व्यवहार पर इस तरह टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है कि नहीं? पिछले दिनों और आप देख रहे थे कि बहुत लोग इस बात पर, जैसे अभी सरकार पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली हुई है, और जैसे राम जन्मभूमि का आपने देखा होगा, बड़े दिनों से विवाद चल रहा था, आज नहीं कल नहीं, इस तरह से लटका हुआ था। तो पिछले दिनों सरकार के प्रयास और न्यायपालिका के सक्रियता के कारण निर्णय लिया गया। काफी सोच विचार कर जितना पक्ष हो सकता था सभी पक्षों पर सुनवाई करने के बाद निर्णय लिया गया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें बहुसंख्यकवाद का हित को ध्यान में रखा गया, कम जिनके तादाद है उनके हितों को नहीं ध्यान में रखा गया। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली लोकतंत्र का संख्या ही, लोकतंत्र का जो व्यवस्था है वही चलता है संख्या पर। जैसा कि आप जानते हो, बहुमत दल में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाती है। समझ रहे हैं? संसद में किसी भी विधेयक के पक्ष में जितना मत पड़ते उसी हिसाब से तय होता है कि वह पारित होगा कि नहीं होगा। तो संख्या तो हमेशा मैटर ही करता है एनीवे। लेकिन फिर भी जो लोकतंत्र के तौर तरीके हैं उसके तहत मौका सभी को दिया गया, सभी को अपना पक्ष रखने कहा गया, और फिर निर्णय तो लेना। निर्णय ना लेना ये कोई लोकतंत्र थोड़े हुआ कि आप निर्णय को टालते जा रहे हो। निर्णय को टालते रहना ये देश के मतलब जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप ही चलना नहीं होता है, बल्कि उस पर वर्कआउट करना, उसका समाधान करना भी होता है। एनीवे, तो पिछले क्लास में हम नियंत्रण और जवाबदेहिता टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस किया था। आपको मैंने बताया था कि क्या आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, बाह्य नियंत्रण क्या होता है, बाह्य नियंत्रण में कौन कौन आते हैं, विधायी नियंत्रण, कार्यकारी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण वगैरह के बारे में डिस्कस किया था आपको।
जन नियंत्रण बहुत बड़ा होता है, जनता द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण, क्योंकि जन प्रशासन का पूरा ताना बाना तो जनता के इर्द गिर्द ही होता है। आप ये समझ लो कि जनता जो है समझ रहे हैं प्रशासन के समझ, मतलब प्रशासन का प्रथम भाग हो गया, प्रथम पक्ष हो गया, और प्रशासन जो हो गया वो दूसरा पक्ष हो गया। यानी सेवा दे रही है, सेवा ले रही जनता, और प्रदान कर रही है कौन? प्रशासन या अधिकारी तंत्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बतलाओ जनता जो है, आम नागरिक जो है प्रशासन के समझ किन किन रूप से प्रस्तुत होते हैं, किन किन रूप में प्रशासन के समझ वो आती है, बतला सकते हो? तो जनता कई रूप में आती है, जैसे आप कह सकते हो मतदाता के रूप में आती है, आवेदक के रूप में आता है, याचक के रूप में आती है, लाभार्थी के रूप में आती है, सहभागी के रूप में आती है, समझ एक शिकायतकर्ता के रूप में आती है, और कभी कभी अभियुक्त के रूप में भी आती है, होता है कि नहीं होता है? और तो प्रशासन जनता के समझ किस रूप में आता है? तो प्रशासन जनता के समझ कह सकते हो अभिभावक के रूप में आता है, प्रबंधक के रूप में आता है, नियंत्रक के रूप में आता है, फिर आप कह सकते हो प्रदाता के रूप में आता है, हमारे संकट निवारक के रूप में आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रशासन और जनता के बीच जो इंटरैक्शन होता है उसका डायमेंशन बहुत बड़ा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो प्रशासन पर जन नियंत्रण को हम कई वर्गों, दो वर्गों का तो बांट कर अध्ययन कर ही सकते हैं। एक नियामकीय प्रशासन में जनता का प्रशासन पर किस तरह नियंत्रण हो सकता है, और दूसरा विकास प्रशासन में। तो विकास प्रशासन में जो आप देखो सोशल ऑडिट वगैरह जो आज के तारीख में आया है, वो सब आपका विकास प्रशासन के, सूचना का अधिकार नया विचार है, अभी नया तौर तरीका आया है, सूचना का अधिकार को भी आप रख सकते हो। और विधायी नियंत्रण, पुराने नियंत्रण में नियामकीय प्रशासन में न्यायिक समीक्षा होगी, आप इस साइड न्यायिक समीक्षा हुआ, फिर आपका संसदीय प्रश्न हुआ, संसदीय समिति हुआ। मतलब सकते संसदीय समिति कितने प्रकार के होते हैं? तो संसदीय समिति कई दो प्रकार का तो कम से कम होता ही है। एक को हम तदर्थ कहते हैं, एक को परवर कहते हैं। तदर्थ समिति वह होता है जो किसी खास प्रयोजन के लिए बनता है और प्रयोजन समाप्ति के बाद समाप्त कर दिया जाता है। और परवर समिति जो हमेशा बना रहता है। तो बहुत सारे समिति टाइम टू टाइम बनते हैं, उसको हम लोग तदर्थ समिति कहते हैं। जैसे आप सपोज कर लो चक्रवात आया, भूकंप आया, वो सबका समीक्षा करने के लिए जो समिति बनेगा वो तदर्थ समिति होगा। और सपोज जो लोक लेखा समिति हुआ, प्राकलन समिति, वैसे परवर समिति हुआ। क्लियर? सो दिस इज बेसिक। इस पर जितना भी ऑर्डर वगैरह विचार कर लिएगा, प्रश्न काल में शून्य काल में क्या फर्क हुआ, फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव में क्या फर्क हुआ, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में क्या फर्क हुआ, ऐसा थोड़ा जान लेना चाहिए। ऐसा तो ऐसा होता है डिटेल में मैंने कभी नहीं देखा, क्वेश्चन पूछते हैं वो उनके इच्छा पर होता है। दूसरा होता है कि अगर आप पूरा तैयार होकर गए हो ना, तो क्वेश्चन कहीं से पूछो आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, और अगर आप तैयार नहीं हो तो अपने अंदर में ना कमजोरी महसूस होता है। मैंने आपको बताया था पिछले बार, नीरज आनंद इंटरव्यू दे रहा था, उससे बोर्ड ने केवल हिंदी का क्वेश्चन पूछा और हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों ऑप्शनल से गया था। तो इंटरव्यू खत्म हो गया, बोर्ड बोला आप जा सकते हैं। तो यार इसको कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, ये तो विषय परक बात है। लेकिन उसने बोर्ड ने बोला कि सर आपने इतिहास से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो बोर्ड बोला नहीं मैं आपसे जो पूछना था मैंने पूछ लिया, आप जाइए, नो प्रॉब्लम। तो बहुत लोगों ने बाहर जब आया तो बोला तुमने ऐसा क्यों गुस्ताखी किया, बोर्ड बुरा मान जाएगा, मार्क्स नहीं देगा, दिस दैट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सेलेक्ट भी हो गया और अभी वीडियो पद पर काम कर रहा है। तो ऐसा भी होता है क्या? आप ऐसा हिम्मत कैसे किए? आप हिम्मत तब न कि जब आपको लगता था कि इतिहास में कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा मैं जवाब दे दूंगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था आत्मविश्वास। एग्जाम इंटरव्यू में क्या है, आत्मविश्वास का ही मेन होता है कि आप अपने आत्मविश्वास को कितना बनाए रखते हो। वहाँ हो सकता है आपके सामने बाउंसर फेंका जाए, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करे, तो आप कैसे वहाँ बने। ऐसे तो जहाँ तक हमारी जानकारी है माहौल बहुत खुशनुमा होता है, माहौल बहुत कंड्यूसिव होता है, कोई ऐसा बात नहीं होती है जिससे आपको बहुत ज्यादा हतोत्साहित होना चाहिए। फिर भी लेकिन क्योंकि अनसर्टन है, अनडिफाइंड है, बहुत सारे भय मिश्रित रहता है वातावरण आपको दिमाग में बैठा हुआ, इसलिए समझ रहे हैं। तो दिस इज बेसिक पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी। मैन वर्सेस वाइल्ड एक सीरियल आता है, आप देखते हो टीवी पर, डिस्कवरी चैनल पर आता है। उसमें क्या बोला, जब विकट परिस्थिति हो ना
तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? मन का शांत होना। अगर मन शांत रहेगा ना आपका, तो फिर बहुत सारा विषम परिस्थिति में भी आप निबट जाओगे। अगर मन अशांत हो गया तो फिर हल्का फुल्का वातावरण में भी गड़बड़ा सकते हो। तो आप अपने दिमाग का कंडीशन करो, उसी तरह का वातावरण पर अपने आप को हमेशा ढालने की कोशिश करो। सारे मन को शांत रखो और उत्तर दो। मैं आपको पहले बोला, ग्रुप बना लो, डिस्कस करो अपने में, समझ, वर्कआउट करो वगैरह वगैरह, समझ रहे? ग्रुप डिस्कशन करो, सोचो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उसका क्या समाधान कर सकते हो वगैरह वगैरह। क्लियर? अभी हम लोग यहाँ पर कुछ और भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे हुआ प्रगत विधेयन, प्रशासनिक विधि। व्हाट डू यू मीन बाय प्रशासनिक विधि? प्रशासनिक विधि क्या है बता सकते हैं आप? मतलब प्रशासनिक विधि जो हुआ, प्रशासन से संबंधित विधि को हम प्रशासनिक विधि कहते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो आम जन से संबंधित होते हैं, वे प्रशासनिक विधि नहीं हुए। वे ऐसे कानून जिसमें दोनों पक्ष प्रशासन हो या कम से कम एक पक्ष प्रशासन हो, तो उसको प्रशासनिक विधि कहते हैं। जैसे आयकर अधिनियम, यह प्रशासनिक विधि हो गया, समझ रहे हैं? फिर आप कह सकते हो विधि दो प्रकार का हो गया, सामान्य विधि और प्रशासनिक विधि। सामान्य विधि जो सामान्य नागरिकों से संबंधित हुआ, और प्रशासनिक विधि किससे हुआ? प्रशासन से संबंधित हुआ। जैसे जैसे प्रशासन का काम बढ़ता गया है, भूमिका बढ़ती गई, चुनौती बढ़ता गया है, वैसे वैसे प्रशासन के लिए अलग से विधि की आवश्यकता हुई है। और यह मूल रूप से फ्रेंच अवधारणा है। फ्रांस में 1873 में विधि दो वर्ग में बढ़ गया, सामान्य विधि और प्रशासनिक विधि। सामान्य विधि सामान्य जन से संबंधित है, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित है। फ्रांस में न केवल विधि को अलग किया, बल्कि दोनों के लिए अलग अलग न्यायिक तंत्र भी बनाया। सामान्य न्यायालय सामान्य विधि के लिए, और प्रशासनिक न्यायालय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं उसको, प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रशासनिक मामलों के लिए, प्रशासनिक विधि के लिए। और अपील जो है, उसका अपील उसी में रहेगा, इसका अपील इधर उसमें रहेगा। हमारे ये प्रशासनिक विधि हुआ, समझ आया आपको? तो प्रशासनिक विधि की उत्पत्ति के कारण क्या होगा? तो वही कारण है, प्रशासनिक राज्य का उत्पत्ति हुआ। प्रशासनिक राज्य किसको कहते हैं? एक ऐसा राज्य जिसमें प्रशासन व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त कार्य व्यवहार को प्रभावित करता हो, उसको प्रशासनिक राज्य कहते हैं। क्लियर है? फ्रांस को प्रशासनिक राज्य का आदर्श रूप कहा जाता है। फ्रांस के बारे में धारणा है कि एक व्यक्ति का जन्म लेना मात्र वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब वहाँ राज वहन करती है। तो फ्रांस को प्रशासनिक राज्य का आदर्श माना गया। हम लोग जो भारत में रहते हैं, यहाँ भी तो प्रशासनिक राज्य है। जैसे देखो, बच्चा माँ के गर्भ में रहता नहीं है कि प्रशासन की भूमिका शुरू हो जाता है, और व्यक्ति के मरने उसके बाद तक प्रशासन की भूमिका रहती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर और फ्रांस में डिफरेंस ये हुआ, फ्रांस विकसित देश है, भारत विकासशील देश है। फ्रांस में इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, वहाँ कम से कम ये क्रियान्वयन संबंधी गड़बड़ नहीं होती। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि नीति पंगुता होता है कि योजनाएं तो बनती है, कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन लागू नहीं हो पाते, जिस कारण वास्तविक लाभ जो होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता। क्लियर? समझ आ गया आपको? तो प्रशासनिक विधि किसको कहते हैं? समझ में? कहाँ का अवधारणा है? फ्रांस का। कब आया? 1873 में। अब मेरे को मतलब प्रदत्त विधेयन क्या है? तो प्रदत्त विधेयन मतलब विधि बनाने का काम विधायिका का है, लेकिन विधायिका कई दफा विधि अपने नहीं बना पाती और कार्यपालिका को दे देती है। तो इसी को हम प्रदत्त विधेयन कहते हैं। इसको कार्यकारी विधेयन या अधीनस्थ विधेयन भी कहते हैं। समझ रहे? तो प्रदत्त विधेयन कहाँ हो सकता है? मतलब ये प्रदत्त विधेयन आप कह सकते हो आधुनिक लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में विधायिका के पास समय, विशेषज्ञता इत्यादि का अभाव होता है। आधुनिक लोक प्रशासन में राज्य की भूमिका और कार्य बहुत ज्यादा होता है, और विधि बहुत जटिल और तकनीकी होते हैं, जिसको बनाने में विधायिका सक्षम नहीं है। इसलिए क्या करती है विधायिका? विधि बनाने का अधिकार कार्यपालिका को दे देती है, अधीनस्थ अभिकरणों को देती है। इसी को हम प्रदत्त विधेयन कहते हैं। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन? प्रदत्त विधेयन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, समान प्रदत्त विधेयन और असमान प्रदत्त विधेयन। यानी जिसमें कोई नीति का मुद्दा जुड़ा हो समान हो गया, और जो साधारण टाइप का हुआ वो समान हो गया, जो समान प्रकृति में। जैसे कर लगाने संबंधी विधि का अधिकार अगर कार्यपालिका को मिलता है, यह असाधारण कहेगा। फिर संविधान या विधान को संशोधन करने का अधिकार अगर मिल जाए तो ये भी असाधारण कहा जाएगा। जहाँ न्यायिक समीक्षा निषिद्ध हो वो भी असाधारण कहा जाएगा।
यहाँ कार्यपालिका का क्या अधिकार क्षेत्र हो, अनिश्चित हो, वह भी असाधारण कहा जाएगा। तो पद्धत विधेयन दो प्रकार का होता है, साधारण और असाधारण। पद्धत विधेयन का फायदा है, इससे विधायिका को समय बचता है, वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करने में सक्षम होती है, और विधि जब बनता है उसमें जो तकनीकी आयाम होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, विशेषज्ञता होती है, वह कार्यपालिका के पास होने से बेहतर ढंग से बन भी पाता है। तो नीति योजना या विधि बोलो बेहतर ढंग से बनता भी है, और उसको नियंत्रण भी विधायिका का प्रभावी होता है। तो पद्धत विधेयन एक महीने में स्वाभाविक प्रक्रिया, ये कोई गलत प्रक्रिया नहीं, समझ रहे हैं इसके। और लेकिन थोड़ा अच्छा उपाय कि इस तरह हो कि जो संविधान विधान की व्यवस्था हो, जो न्यायपालिका का जो नियंत्रण हो, वो सब सुनिश्चित रहे और डिस्टर्ब ना होने पाए, लोकहित दुष्प्रभावित ना होने पाए। प्रशासनिक विधि से जुड़ा हुआ एक अवधारणा और इसको प्रशासनिक न्याय और न्यायाधिकरण कहते हैं। तो प्रशासनिक विधि का व्याख्या करना प्रशासनिक न्याय कहलाएगा, और प्रशासनिक न्याय का जुड़ा अभिकरण क्या कहलाएगा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहलाएगा। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी फ्रेंच अवधारणा है, और मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया कि 1873 में विधि वहाँ दो वर्गों में बढ़ गया, समझ रहे हैं, और दोनों का अलग अलग न्यायालय हो गया। तो प्रशासन से जुड़े जो विधि था उससे संबंधित न्यायालय को प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं। क्लियर है। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में जो अब ये क्या कहते हैं, डाइसी, जो ब्रिटिश संवैधानिक विचारक आलोचना क्यों किया, तो ब्रिटिश विचारक डाइसी जो है, एवी डाइसी, ये विधि के शासन के समर्थन है, जिसमें उनको लगता है कि विधि के शासन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसमें सभी के साथ समान व्यवहार होता है, विधि को प्रमुखता मिलती है, किसी प्रकार का पक्षपात और भेदभाव नहीं होता है। जबकि प्रशासनिक विधि में प्रशासन के साथ मतलब क्या होता है, पक्षपात हो जाता है और नागरिक हितों की उपेक्षा का भय होता है। इसलिए डाइसी जो है वह प्रशासनिक विधि का आलोचना करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रशासनिक विधि में हम जहाँ तक फ्रांस का सवाल है, वहाँ कभी वहाँ के नागरिकों को इससे शिकायत नहीं रही, बल्कि प्रशासनिक विधि उन देशों में भी घुस गया, प्रशासनिक न्यायाधिकरण उन देशों में भी चलाया जहाँ विधि का शासन था। इंग्लैंड है, भारत है, अमेरिका है। इस प्रकार आप देखते हो कि विश्व में दो प्रकार का प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कौन कौन, एक को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्रशासनिक न्यायाधिकरण। कॉन्टिनेंटल देशों में कौन आता है, फ्रांस हुआ, बेल्जियम हुआ, ग्रीस हुआ, वो सब यहाँ पर प्रशासनिक विधि और न्यायाधिकरण की उत्पत्ति हुई। और दूसरा कौन हुआ, भारत हुआ, इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, इसको हम लोग एंग्लो सैक्सन कंट्री कहते हैं। तो जैसे फ्रांस में चाहे बेल्जियम वगैरह में जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वह सामान्य न्यायालय से अलग है, उसका अलग हायरार्की है वगैरह वगैरह। उसमें अनुभवी प्रशासक और न्यायाधीश सबकी नियुक्ति होती है और व्यवसायिक ढंग से काम करता है। और हमारे यहाँ जो भारत में जो एंग्लो सैक्सन कंट्री के श्रेणी में आता है, यहाँ विधि का शासन है, यहाँ पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण को एकोमोडेट कर दिया गया। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण अलग काम नहीं कर पाता, बल्कि विधि के शासन में ही काम करता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में आप चुनौती भी दे सकते हो। तो ये सब व्यवस्था है, कुछ समय अपील कर सकते हो। यहाँ बहुत बेहतर ढंग से काम नहीं होता है, अलग अलग प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे अनुच्छेद 323 और 323B में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख है। 323A में देखते हो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, और 323B में अन्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जैसे श्रम विवाद न्यायाधिकरण हुआ, आयकर पुनर्विचार न्यायाधिकरण हुआ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हुआ, वगैरह वगैरह। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्रेज आज के तारीख में बहुत बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे प्रशासन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, जनता के साथ प्रशासन का इंटरेक्शन डिफिकल्ट होते जा रहा है या कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, और समान न्यायालय उसको एक्सप्लेन करने में और एडजुडिकेट करने में सक्षम नहीं है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की संख्या बढ़ता जा रहा है। तो आज के तारीख में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन।
तो प्रशासनिक विधि, प्रदत्त विधेयन और प्रशासनिक न्यायाधिकरण समझ में आया। डायसी क्यों आलोचना करते ये भी समझ में आया। डायसी ने प्रशासनिक विधि को सैनिक न्याय क्यों कहा, सैनिक विधि क्यों कहा, क्योंकि सैनिक विधि एक तरफा होता है, उसमें दूसरे पक्ष को कुछ कहने का बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होता, उसमें एक तरफा निर्णय सुनाया जाता है। इस कारण डायसी प्रशासनिक विधि को भी सैनिक न्याय के भांति एक तरफा मानते और उसकी आलोचना करते। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। जैसा कि आप जानते हो 2003 में जब एनडीए की सरकार थी तो एपी जैन समिति की स्थापना किया था एनडीए सरकार ने, और ये कार्यभार सौंपा था कि भारत में जितने प्रशासनिक विधि है उनका समीक्षा किया जाए और अगर वो उचित नहीं तो उन्हें समाप्त करने का अनुशंसा किया जाए। तो जैन समिति ने अध्ययन किया, पाया कि भारत में 2000 से भी ज्यादा प्रशासनिक विधि हैं, जिनमें से अधिकांश 2/3 प्रशासनिक विधि अप्रासंगिक हो गए, उनका कोई जरूरत नहीं, इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर सरकार बदल गई, सरकार दूसरा आ गई, तो फिर ये मामला लटक गया। लेकिन वर्तमान में जो मोदी सरकार है इसमें प्रशासनिक विधि को फिर से रिव्यू किया जा रहा है। बहुत सारे प्रशासनिक विधि जिनकी आज कोई प्रायोगिकता नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है, उसे समाप्त कर दिया गया है, समझ रहे हैं। और ताकि प्रशासन हल्का रहे, प्रशासन सहज रहे, प्रशासन में जटिलता कम हो, क्योंकि जितना ज्यादा नियम होगा उतना ज्यादा दिक्कत होगी, उतना ज्यादा लालफिताशाही होगा, उतना ज्यादा विलम्ब और औपचारिकता होगी। इसलिए वर्तमान में सरकार का जो ध्यान है विधि को कम करना और मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमल गवर्नमेंट। क्या है सरकार का उद्देश्य, क्या है कि सरकार कम हो लेकिन अभी शासन ज्यादा, समझ। मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर अभी सरकार काम कर रही है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन, समझ में आया आपको। तो यह क्लियर हुआ, तो प्रशासनिक विधि का मामला समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इसमें और देखते हैं कि प्रशासनिक विधि के अलावा के और भी जैसे प्रशासनिक सुधार टॉपिक कहते हैं, प्रशासनिक सुधार कहते हैं कि इसको जैसे देखोगे पेपर 1 में प्रशासनिक सुधार का अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट है और पेपर 2 में इसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। तो बतला सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या फर्क हुआ। दोनों तो एक ही जैसा लगता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है जिसमें हम प्रशासन को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और उसमें कर्मिक विकास या कर्मिक परिवर्तन को हम इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और रिफॉर्म में रीफॉर्म, री मतलब फिर से, फॉर्म मतलब बनाना, मतलब फिर से अगर निर्माण हो रहा, फिर से गठन हो रहा तो उसको हम लोग रिफॉर्म कहते हैं। तो सेकंड पेपर में बड़े नए नए मंत्रालय, विभाग, गठन, अभिकरण बनते रहते हैं, इसलिए वहाँ अभी रिफॉर्म सही होता है। और प्रशासन पेपर 1 में जो व्यवस्था जहाँ जैसा जरूरत है उसमें संशोधन परिवर्तन करते रहते हैं, इसीलिए इम्प्रूवमेंट शब्द इस्तेमाल होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कहते किसको है, तो प्रशासन से जो हम जो उम्मीद कर रहे हैं और प्रशासन में जो अवेलेबल है उन दोनों के बीच में जो गैप हुआ उसी को प्रशासनिक सुधार कहते हैं। उसको पाटने के प्रयास को प्रशासनिक वांछनीयता और प्रशासनिक वास्तविकता के बीच जो खाई है, गर्त है, इसको पाटने के कृत्रिम प्रयास को हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक सुधार कहते हैं। प्रशासनिक सुधार उतना ही व्यापक और विस्तृत व्यापक और प्रासंगिक है जितना स्वयं लोक प्रशासन। अगर आप प्रशासन में रिफॉर्म नहीं करेंगे, प्रशासन में उन्नयन नहीं करेंगे, तो संभवतः ऐसा है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये काम करना बंद कर देगा या गलत तरीका से काम करना रहेगा। इसलिए इसमें जरूरत होता है टाइम टू टाइम इसमें एडजस्ट करना। मैं मानता हूँ कि प्रशासन एक साविक अवधारणा है, प्रशासन एक पारिस्थितिक अवधारणा है। साविक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक, लाइक लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर जिसको शेयर करता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। तो प्रशासन एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है और इसमें ना कालक्रम में काम करते करते वियर एंड टीयर डेवलप हो जाता है और वियर एंड टीयर डेवलप हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, उसमें डिप्रिसिएशन उत्पन्न हो जाएगा। तो उस डिप्रिसिएशन को दूर करने के लिए क्या करना होता है, सुधार करना होता है। उसी प्रकार आप ले लो कुछ इस तरह से, ठीक है, फिर उसी प्रकार आप ले लो
प्रशासन एक पारिस्थितिक प्रक्रिया है। पारिस्थितिक प्रक्रिया का मतलब परिस्थिति के साथ इसका निरंतर अंतःक्रिया होते रहता है। तो पर्यावरण में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, परिस्थिति में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। उस आलोक में प्रशासन में भी हमेशा परिवर्तन की आवश्यकता होती है, सुधार की आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से आप देखते हो दो कारण होते हैं प्रशासन में सुधार के। पहला कारण होता है कि प्रशासन का स्वाभाविक होना, ऑर्गेनिक होना, और दूसरा प्रशासन का इकोलॉजिकल होना। जैसा कि आप जानते हो प्रशासनिक सुधार में कृत्रिम रूपांतरण होता है, आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। यह प्रशासनिक वांछनीयता और प्रशासनिक वास्तविकता के बीच गैप को दूर करता है, समझ रहे हैं। तीसरा, इसमें जब भी कुछ यथास्थितिवाद में परिवर्तन करोगे तो विरोध होता है, तो प्रशासनिक सुधार का सदैव विरोध होगा। और चौथा क्या होगा, प्रशासनिक सुधार में का नैतिक उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि आपका काम केवल शासन करना ही नहीं है, आपका काम केवल प्रशासन करना नहीं है, बल्कि आपका काम न्यायोचित ढंग से प्रशासन करना है। तो उस हिसाब से उसमें सुधार करना वाजिब है। तो उस हिसाब से प्रशासनिक सुधार का एक नैतिक उद्देश्य भी होता है। तो प्रशासनिक सुधार के 4 आयाम समझ में आया। कौन कौन समझ में आया बतलाइए। एक को हम लोग कहते हैं प्रशासनिक सुधार का मतलब कृत्रिम रूपांतरण होता है, दूसरा विरोध के तत्व होते हैं, तीसरा नैतिक उद्देश्य होते हैं इसका, और चौथा क्या होता है बतलाइए। ये मतलब कह सकते हो मतलब वांछनीयता और वास्तविकता के बीच खाई को पाटने का प्रयास होता है। क्लियर है। प्रशासनिक सुधार में मोटा मोटी देखा जाए तो 3 प्रकार का सुधार हो सकता है। प्रशासन के संरचना में सुधार, प्रशासन के प्रक्रिया में सुधार, प्रशासन के व्यवहार में सुधार। तो प्रशासन के संरचना में जो सुधार होता है वो उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रक्रिया के दायरे में आता है और डेली मंत्रालय और विभाग का गठन और पुनर्गठन नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके दूसरे तरफ ले लो प्रशासनिक व्यवहार, तो व्यवहार जो होता है ना कुत्ते के दुम के भांति होता है। उसमें भी आप चाहोगे कि तुरंत परिवर्तन हो जाए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा भारत लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन रहा। ब्रिटिश को गए 70 साल से अधिक हो गए, लेकिन इसके बावजूद अभी भी भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव है, अधिकारियों पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव है। तो व्यवहार इतना आसानी से नहीं बदलता। तो फिर बीच में कौन रहा है, प्रक्रिया में सुधार हो सकता है, और सरकार ज्यादातर वही करती है। और उसी से जुड़े सुधार को हम लोग क्या कहते हैं, O&M। O&M क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड। यह वर्चुअली ब्रिटिश व्यवस्था है। कहाँ की व्यवस्था, ये ब्रिटिश व्यवस्था है। ब्रिटेन में उसको ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड कहते हैं, और अमेरिका में इसको ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कहते हैं, समझ रहे। ब्रिटिश व्यवस्था के तुलना में अमेरिकी व्यवस्था थोड़ा व्यापक होता है, क्योंकि इसमें मैथड ही नहीं रहता है, बल्कि उसमें हम लोग ये भी ले लेते हैं, मैनेजमेंट पूरा व्यापक को ले लेते हैं। भारत ब्रिटेन से प्रभावित है, और यहाँ O&M का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड। इसमें होता क्या है, प्रशासन के संरचना और प्रक्रिया का हम निरंतर अध्ययन करते हैं, समीक्षा करते हैं, और देखते हैं इसमें कहीं गुंजाइश है या नहीं, और फिर वैसा ही परिवर्तन करते हैं। तो O&M कह सकते हो प्रशासनिक सुधार के एक विशेष रूप को कहते हैं, जिसमें प्रशासन के संरचना और प्रक्रिया का नियमित अध्ययन, समग्र समीक्षा, परिनिरीक्षा होता है, और मितव्ययता और कार्यकुशलता के अवसर ढूंढा जाता है, समझ रहे हैं। O&M के तहत बहुत सारे तकनीक इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसको कार्य अध्ययन कहते हैं। कार्य अध्ययन को मतलब वर्क स्टडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्य अध्ययन होगा तभी O&M काम करेगा। कार्य अध्ययन को आप O&M का हृदय मान सकते हो। कार्य अध्ययन में कार्य का विश्लेषण होता है, कार्य का मापन होता है, पद्धति विश्लेषण होता है, वगैरह वगैरह। क्लियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसके अलावा और भी O&M की कई तकनीक है, जैसे फाइल ऑपरेशन, फॉर्म कंट्रोल। फाइल ऑपरेशन मतलब फाइल कैसे मूव करता है। फॉर्म कंट्रोल मतलब जो ऑफिस में कौन कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है और उसमें कहाँ मितव्ययता दक्षता के स्कोप है। फिर आप कह सकते हो इंस्पेक्शन, फिर आप कह सकते हो सर्वे, फिर आप कह सकते हो ऑटोमेशन,
फिर आप कर सकते हो वर्क सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारे तकनीक होते हैं O&M का, समझ रहे हैं। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन मतलब जटिल विधि के बजाय हल्का विधि इस्तेमाल करना, ऑटोमेशन की जगह मैनुअल वर्क के बजाय मशीन को इस्तेमाल करना। आज तो देख रहे हो बड़े ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऑटोमेशन वगैरह में, क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑटोमेशन। आज देखो जेरॉक्स मशीन होता है तो कॉपियर लगा होता है, तो मतलब प्रिंटर लगा होता है तो कंप्यूटर लगा है, तो मैक्सिमम काम आज मशीन करता है और मैनुअल वर्क का संभावना धीरे धीरे कम होते जा रहा है, समझ। तो आज O&M का ये सबसे अच्छा रूप IT आ गया। IT ने बड़े पैमाने पर मतलब प्रशासनिक सुधार को नया स्वरूप प्रदान किया है। आज मैक्सिमम ऑफिस में E-गवर्नेंस लागू कर दिया गया और IT लगा दिए गए, ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया, समझ। आज प्रशासन में सुधार बड़े व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ IT के आगमन से। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आप उस आधार पर IT के आधार पर प्रशासन को आप दो वर्गों में बांट सकते हो, ऑफलाइन एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन। पर मतलब ऑफलाइन हुआ जो पारंपरिक प्रशासन हुआ, और ऑनलाइन मतलब हुआ जो नवीन प्रशासन हुआ, जो आज के तारीख में देख रहे हो नया तरीका का प्रशासन। इसमें हर चीज बटन बेस्ड है, हर चीज हमेशा एक्सेसिबल है, हर चीज इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है, हर चीज आप 24x7 एक्सेसिबिलिटी है। अब पारंपरिक में क्या है, पहले बार दूर जाना, टाइम का सर्वडम, कॉस्ट का सर्वडम, प्लस समय जाने में, फिर उसका ऑफिस टाइम इतना से इतना खुलना बंद होना, तो ये सब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था। ऑफलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की जगह ज्यादातर ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन होता जा रहा है, क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन, समझ में आया आपको। यहाँ तक भारत में O&M का सवाल है, भारत में O&M के कब अपनाया गया, कोई जानकारी है आपको, कहाँ बदलाओगे। भारत में O&M की स्थापना गोरवाला समिति के अनुशंसा पर और अपलवी समिति के अनुशंसा पर 1954 में किया गया, समझ रहे। 1954 में O&M बना मंत्रिमंडलीय सचिवालय में, लेकिन तब से लेकर बड़ी दिन तक वो इधर उधर होते रहा। कभी वह मंत्रिमंडलीय सचिवालय में था, फिर गृह मंत्रालय में आया, फिर गृह मंत्रालय से मंत्रिमंडलीय सचिवालय में गया, और 1985 में जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अलग मंत्रालय बना दिया गया, कार्मिक मंत्रालय, तब से वह उसी मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है, आज भी वही है। तो ये जो होता है कार्मिक मंत्रालय जो है कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन काम करता है। हर मतलब देखोगे उस मंत्रालय के अधीन एक O&M का कह सकते डिवीजन होता है, मतलब एक O&M का इकाई है, जिसका प्रधान कौन होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल अधिकारी होता है भारत सरकार का, जो उसका डायरेक्टर कहलाता है। उसके सहायता के लिए एक डिप्टी डायरेक्टर होता है, समझ रहे हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारी कर्मचारी उसमें काम करने वाले होते हैं। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग जितने भारत सरकार में है, सब में एक O&M सेल होता है, जिसका प्रधान अंडर सेक्रेटरी होता है, समझ रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होता है, समझे, हर मिनिस्ट्री में। और वो क्या करता है, अपने अधीन मंत्रालय और विभाग, अपने अधीन विभाग के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है और देखता है कि इसमें कई मितव्ययिता और कार्यकुशलता के गुंजाइश है या नहीं। फिर वह O&M को इन्फॉर्म करता है डायरेक्टर को, और डायरेक्टर इनके सहयोग से फिर अध्ययन करता है और कार्यकुशलता मितव्ययिता क्या अवसर ढूंढता है, समझ रहे हैं। यह है अपना वीकली रिपोर्ट तैयार करता है, मंथली रिपोर्ट तैयार करता है, कंट्रोल चार्ट तैयार करता है, मतलब दैनिक कार्य को नियमित करने के लिए दैनिक चार्ट होता है, दैनिक कंट्रोल चार्ट होता है। प्रत्येक सप्ताह वीकली रिपोर्ट होता है, जिसमें बताया जाता है सप्ताह भर में कौन काम हुआ और नहीं हुआ। फिर मंथली रिपोर्ट होता है, जिसमें बताया गया एक महीना के बाद भी कौन कौन से मामला अभी तक मतलब लटके हुए, जिस पर निर्णय नहीं लिया गया। फिर O&M उसी को एड्रेस करके काम करता है और प्रशासन में मितव्ययिता और दक्षता लाने की कोशिश करता है। O&M वर्तमान में व्यापक तौर से प्रभावित हुआ है, और आज जो है सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से आज बहुत व्यापक रूप से काम कर रहा है। तो अगर आपसे बोर्ड इंटरव्यू में पूछा जाता है O&M क्या है, तो बतला दोगे, संगठन और पद्धति या प्रशासनिक सुधार का विशिष्ट रूप है। इसमें संगठन के कार्यविधि और पद्धति का अध्ययन किया जाता है, संरचना का अध्ययन किया जाता है, और मितव्ययिता और दक्षता का अवसर ढूंढा जाता है। भारत में कब लागू हुआ, 1954 में लागू हुआ, किसके अनुशंसा पर, गोरवाला और पदवी समिति के अनुशंसा पर।
वर्तमान में कहाँ है, ये कार्मिक मंत्रालय में समझ रहे हैं। और इसका हेड एक डायरेक्टर होता है जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है। कार्य अध्ययन मतलब सरलीकरण, स्वचालन, प्रपत्र नियंत्रण, फाइल ऑपरेशन, ये सब नए तक इसके तकनीक होते हैं। और वर्तमान में इसमें कह सकते हो ऑटोमेशन भी इस्तेमाल होता है और सूचना प्रौद्योगिकी इस्तेमाल होता है। यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो प्रशासनिक सुधार में बहुत नया तकनीक इस्तेमाल किया गया है। बीपीएससी में वो सब नहीं है। इसमें प्रबंध के नए तक MIS कहलाता है, CPM कहलाता है, POT कहलाता है, नेटवर्क एनालिसिस कहलाता है। अगर आपसे पूछता है MIS क्या, तो क्या बोलोगे? MIS में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हम सूचनाओं का प्रबंधन करते हैं। क्योंकि आज के तारीख में सूचना जो है ना वही संपत्ति है और उसका मैनेज, जैसे आज के तारीख में हम जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन जब से आया है तब से हम लोग सूचना देने के लिए कितना भी देख रहे होंगे, आधार कार्ड से लिंक करने की बात हो रही थी तो कितना आलोचना हो रहा था, विरोध हो रहा था कि नहीं हम सूचना, अभी जो आरोग्य सेतु आया उसमें सूचना मांग रहा था, लोग सूचना देने से मना कर रहे थे। तो सूचना का प्रबंधन उसी को MIS कहते हैं। बड़े बड़े संगठनों में तो बहुत जरूरी होता है। आपके कितने कस्टमर है, आपके कितने बायर है, आपके कितने पोटेंशियल कस्टमर, सबका डेटा होना चाहिए ताकि आप उसको उसी अनुसार मैनेज कर सको। समझ रहे हैं। फिर होता है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क किसको कहते हैं बदलाव? तो पहले एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन बना, ऑर्गेनाइजेशन से सिस्टम बना और सिस्टम का सिस्टम जो होता है उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम एक जगह काम करते हैं उसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क का एनालिसिस करना, जो आज हम जिसमें रह रहे हैं O&M का नया नाम आप ले लो, नेटवर्क एनालिसिस हो गया। समझ रहे हैं। नेटवर्क एनालिसिस में हम संगठन के कार्यरत विभिन्न नेटवर्कों का अध्ययन करते हैं और उसमें दक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता इत्यादि के अवसर ढूंढते हैं। उसमें और भी कई तकनीकें इस्तेमाल, CPM कहते हैं, POT कहते हैं, ये सब एक्सट्रीम मैनेजमेंट के तकनीक है। CPM का मतलब होता है क्रिटिकल कह सकते हो पाथ मेथड CPM, और POT का मतलब होता है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। समझ रहे। इन दोनों जो तकनीक होते हैं वो एक्सट्रीम मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर अरबों खरबों रुपया का परियोजना चल रहा होता है वहां पर इस्तेमाल होता है। POT वहां इस्तेमाल होता है जहाँ समय इंपॉर्टेंट होता है और कॉस्ट जहाँ इंपॉर्टेंट हुआ CPM इस्तेमाल होता है। यानी निश्चित समय के अंदर ही बड़े परियोजना को यदि लागू करने की बात हो रहा हो तो हम एक्सट्रीम मैनेजमेंट में POT इस्तेमाल करेंगे। और निश्चित कॉस्ट में ही अगर हमको मतलब बड़े व्यवस्था का प्रबंधन करना है तो उसमें हम CPM इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझे। इस सपोज करो आज के तारीख में इसको लॉन्च कर देना, आज इसी समय होना। अब कितना पैसा लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम POT कहेंगे। और दूसरा, हमें इतना ही बजट पे इसको लागू करना है, चाहे कितना भी समय लगे, उसको हम CPM कहते हैं। तो आज के तारीख में दोनों इस्तेमाल होता है प्रबंध में। यूपीएससी में तो क्वेश्चन भी आता है, यूपीएससी में भी नहीं, लेकिन आप क्योंकि तैयारी कर रहे हो तो जान सकते हो किस MIS किसको कहते हैं, वो और नेटवर्क एनालिसिस किसको कहते हैं, हमारे CPM क्या है, POT क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है देन, तो हम लोग यहीं पर आज कंक्लूड करेंगे, फिर अगले क्लास में इसको और टेकअप करेंगे। अब इसमें रह गया है पब्लिक पॉलिसी और कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगले क्लास में इसको मैनेज करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।